और खबरों पे तफसील से नजर डालने से पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू में लश्कर तैयबा के टेरर फंडिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी को अहम कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर दहशतगर्द मुबश्शिर भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हवाला के 1.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। लंच बॉक्स में छुपाकर यह पैसा ले जाया जा रहा था, लेकिन वक्त रहते इसके ऊपर आसानी से काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि हवाला के 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं लंच बॉक्स से। आपको ये भी बता दें कि इस तरह की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है और जब एसओजी को इसकी जानकारी हासिल हुई तो फौरन ही इसको ट्रैक किया गया और ट्रैक करते के साथ ही इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि दहशतगर्द मुबश्शिर भट्ट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से हवाला का पैसा बरामद किया गया है। पुलिस ने 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि यह पैसा हवाला का है और इसको पाकिस्तान की तरफ भेजना था, लेकिन वक्त रहते कार्रवाई की गई है। ये लंच बॉक्स आप देख सकते हैं जिसमें 1.5 लाख रुपया छुपाया हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से सरहद पार से दहशतगर्दाना सरगर्मियां होती है, उसको अंजाम देने के लिए ये पैसा इधर से उधर होता है। जी मीडिया नुमाइंदे जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कौन ये शख्स है जो ऐसी दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलव्विस है और जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा था? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुबाशिर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि जम्मू के ही डोडा का रहने वाला है। और आरोप है कि पाकिस्तान में लश्कर का जो आतंकी है हारून, उसके कहने पर जम्मू से ये पैसा इकट्ठा करके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो कि आतंकियों की मदद करते हैं, जो कि आतंकी जब बाहर से आते हैं किसी भी वारदात करने के लिए, उनको रहने का, छिपने का या उनको किसी भी तरह के हथियार की या दूसरी चीजों की जरूरत होती है, उनकी मदद करते हैं, उन तक ये पैसा पहुंचाना था ताकि आगे जाकर के इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी वारदात के लिए किया जा सके। जो जांच हुई है उसमें अभी तक ये पता चला है कि जम्मू क्योंकि इस समय आतंक से बचा हुआ है, जो इससे पहले आतंकी घटनाएं हो रही थी उसको रोक दिया गया था, लेकिन आतंकी कहीं ना कहीं दोबारा जम्मू के अंदर भी आतंकी वारदात करना चाहते हैं। इसी को लेकर के दोबारा से कोशिश की जा रही है। और ये जो पैसा था ये हवाला के जरिए आया, जिसको मुबाशिर जम्मू से लेकर के उन ओवरग्राउंड वर्कर्स तक पहुंचाने जा रहा था, जिसके बाद आगे जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकी वारदात में इस्तेमाल किया जा सके। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। यूएपीए एक्ट के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, जो कि आतंकियों की मदद करते हैं, जिन तक ये पैसा पहुंचाया जा रहा था, उनकी पहचान की जा रही है ताकि उनको भी जल्द गिरफ्तार करके इस वारदात को होने से रोका जा सके। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से टिफिन बरामद हुआ है और कहा जा रहा है कि इसके जरिए इसके अंदर रखकर हवाला का पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर जाना था, और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनका ये होता है कि नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह होता है। क्या इस बारे में अभी तक एसओजी को कोई सुराग हाथ लगा है कि किन किन लोगों से ये पैसा कहाँ से होता हुआ आया है? क्योंकि हमने बहुत से ऐसे मामले देखे हैं कि एक सूबे से जम्मू कश्मीर पूरा मामला पहुंचता है, जम्मू कश्मीर से फिर सरहद पार तक चला जाता है। तो क्या और किसी सूबे से भी इसका कनेक्शन हो सकता है? देखिए, जो हवाला का कारोबार होता है वो अक्सर इसी तरह से होता है कि कोई सरहद के पार बैठा हुआ है, उसने वहां से बताया कि इतना पैसा किसी व्यक्ति को दे देना, और उसके बाद वो उसी के जरिए, जब ये व्यक्ति होता है दूसरे देश में बैठा हुआ होता है, उसके पास वहां से मौजूद पैसा होता है, उस तरह से उसके पास हिसाब किताब हो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि पैसों का फिजिकली या कहें कि यहाँ से उठा करके पैसा किसी के पास पहुंचाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक देश के अंदर जो पैसा है वही चलता है, और उस आदमी के कहने पर दूसरे देश में है जो पैसा पहुंचाया जाता है, यानी कि बार्टर सिस्टम इसको एक तरह से कह सकते हैं, जो कि हवाला का कारोबार चलता है। अब पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी, लश्कर के आतंकी हारून ने मुबाशिर को ये काम सौंपा था, जिसमें कारोबारी हैं उनसे 1.5 लाख रुपया लेना था और ओवरग्राउंड वर्कर्स के पास तक ये पहुंचाना था, जिसके बाद आगे ये पैसा आतंकियों तक पहुंचाया जा सके और जो जम्मू के अंदर आतंकी नेटवर्क है उसको खड़ा किया जा सके, और साथ ही साथ कश्मीर के अंदर भी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो जांच हुई है उसमें पता लग गया है कि कहां तक ये पैसा पहुंचाया जाना था, लेकिन आगे की जो चेन है उसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी सर्चेज कर रही है और उसके हिसाब से आगे कार्रवाई कर रही है। जितेंद्र, नेक्सस को खंगालना बेहद जरूरी होता है कि किसका किससे कांटेक्ट हो रखा है। अगर हम मुबश्शिर की बात करें तो इसने क्या पहले कहीं काम किया हुआ है, किसी दहशतगर्दाना तंजीम से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में कोई अपडेट मिल पाया है? क्योंकि अगर जिस तंजीम, दहशतगर्दाना तंजीम का हम नाम ले रहे हैं, उसके ताल्लुक के अंदर, उसके राब्ते में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जहां से ये पैसा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है? देखिए, जो अभी तक जांच हुई है उसमें ये लश्कर से जुड़ा हुआ बताया गया है, और
क्योंकि जो आतंकी संगठन है वो खुद जाकर के इस तरह काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं। उनके लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिस तरह मुवासिर है या ओवरग्राउंड वर्कर्स है, इसको भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से ओवरग्राउंड वर्कर है जो कि आतंकियों के लिए काम कर रहा है। तो अलग अलग इन्होंने अपने नेटवर्क के जो लोग हैं वो बैठा रखे होते हैं, जो कि इनके आतंकियों के लिए वो काम करते हैं। अब मुवासिर जो कि पैसे लेने के लिए आया था हवाला का, ये आगे जाकर के ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि आतंकियों को रहने, छिपने, हथियार मुहैया कराने या जो दूसरी लॉजिस्टिक चीजें होती हैं जो जरूरत पड़ती है आतंकियों को हमले करने के लिए, उन सब चीजों को पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से इनका एक नेटवर्क बना हुआ होता है जो कि आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं। इसी नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप आतंकी को तो मार सकते हैं, लेकिन जो नेटवर्क है, जो लगातार नए नए आतंकी आ रहे हैं, सीमा पार से आतंकी आ रहे हैं, उनको रहने छिपने की जो जगह दे रहे हैं और जो आतंकी वारदात करने में मदद दे रहे हैं, उनको तोड़ना बेहद जरूरी है। अगर आपको याद हो, पुलवामा में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद उसमें जो NIA ने जांच की है और उसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स की सबसे अहम भूमिका पाई गई है और करीबन 8 जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिसमें एक तो बाप बेटी भी शामिल है, उनको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि जब आदिल ने पुलवामा में अटैक किया था, जिसमें 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे, उससे पहले जो आतंकी आए थे वो लगातार वहां पर बैठ रहे थे, उनको मोबाइल मुहैया, बिल्कुल। यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि जो दहशतगर्दाना हमला होता है, जितनी भी सरगर्मियां होती है, वो बेसिकली एक जो मॉड्यूल है उसके ऊपर काम करता है, चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप हो या फिर जितने भी जो दहशतगर्दाना तंजीम है वो जुड़े होते हैं। लेकिन मैं इस वक्त फिलहाल मुबशिर के बारे में जानना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि मुबशिर के बारे में और क्या कुछ जानकारी फराहम हो पा रही है। जो लोग हैं, जो उनके घर वाले हैं या अहले खाना हैं, क्या उनके कोई पता चल पाया है? देखिए, मुबशिर के बारे में अभी इतना पता लग पाया है कि मुबशिर जो है जम्मू के डोडा जिले का रहने वाला है और वहां से जम्मू के अंदर ही आया था और जम्मू के अंदर इसने पैसा कलेक्ट किया जाना था। उसके बाद इसने आगे जाकर के इस पैसे को ओवरग्राउंड वर्कर्स को देना था। हालांकि कौन ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, कौन वो व्यक्ति हैं, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे पहले भी ये आतंकियों के संपर्क में रहा है। कोई पहली बार नहीं है कि आतंकी के लिए काम कर रहा है, इससे पहले भी काम यानी कि रिकॉर्ड लंबा रहा है और जाहिर सी बात है जब पूछताछ होगी तो तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। उधर जम्मू कश्मीर में इंडो पाक बॉर्डर के साथ लगी 192 किलोमीटर लंबे इंटरनेशनल बॉर्डर से मुतसिल गांव के बाशिंदों को सरकारी मुलाजमत और प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिले के दौरान 4% का रिजर्वेशन मिलेगा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी तस्दीक की है। बता दें कि इससे पहले ये छूट सिर्फ LOC के पास रहने वाले लोगों को मिला करती थी। 70 साल से सरकारी मुलाजमत और कॉलेजों में दाखिले के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहे 508 गांवों के 3.5 लाख लोगों को मरकजी हुकूमत ने सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में दाखिले के लिए 4% छूट का तोहफा दिया है। और ये तोहफा बॉर्डर के लोगों को ऐसे वक्त पर मिला है जब सभी लोग 370 और 35A के हटने के बाद नए जम्मू कश्मीर की पहली सालगिरह को मनाने की तैयारी कर रहे थे। हुकूमत के इस ऐलान का अवाम ने खैर मकदम किया है और LOC की तर्ज पर यह रिजर्वेशन जम्मू के 293 गांव, सांबा के 142 गांव और कठुआ के 73 गांवों के उन शहरियों को मिलेगा जो पाकिस्तान बॉर्डर से 0 से 6 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। हम इस सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और थोड़ी सी एक मांग करते हैं। जो कुछ गांव रह गए हैं, जैसे मेरी पंचायत नारन है, इसमें एक गांव है त्रेली, वो तो बिल्कुल ही बॉर्डर पे है, वो भी जाने चाहिए, सर्वे द्वारा होना चाहिए। और हमको बहुत ही खुशी है, बहुत ही ज्यादा खुशी है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। जैसे अब 10,000 नौकरी निकली है, इसमें से 400 नौकरी तो पक्की हमारे लोगों की है और बच्चों को बहुत ज्यादा उत्साह है। बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा, बच्चों को पता नहीं है, हमें उन बच्चों को कहना पड़ेगा इस चीज का हमें बेनिफिट क्या है। और हम डॉक्टर साहब से यही गुजारिश करेंगे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कह के जो कुछ कोई गांव रह गए हैं उनको इनके बीच में डाला जाए। और आइए बात कर लेते हैं हुकूमत के फैसले की। मरकजी हुकूमत ने पंचायत के अरकान की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक अहम फैसला लिया है और जिसके तहत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट हमले के दौरान किसी भी पंचायत रुकन की मौत होने पर उसके अहले खाना को 25 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का पंचों और सरपंचों ने दिल से इस्तकबाल किया है। जम्मू कश्मीर की पंचायतों के चुने गए अरकान को हिफाजत मुहैया कराने और जमीनी सतह पर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी चुने हुए पंचायती अरकान को 25 लाख रुपए का बीमा कवर देने को मंजूरी दी है। मिलिटेंसी या दहशतगर्दी से जुड़ी मौत के मामले में
सभी चुने गए पंचायत अराकीन और अर्बन लोकल बॉडीज के रुकन को ये बीमा मिलेगा। इस फैसले का सभी पंचों, सरपंचों और अर्बन लोकल बॉडीज के अराकीन ने खैर मकदम किया है। उनका मानना है कि इससे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत से और भी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें और उनके कुनबों को महफूज होने का एहसास रहेगा। गांदरबल जिले के पंचों के सदर नाजिर अहमद रैना ने कहा कि वो पूरे पंचों की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया। ये बहुत पुरानी मांग थी जो अब पूरी हुई है। जिला गांदरबल का पंचायत एसोसिएशन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरे पंचायत मेंबरान की तरफ से मानी एलजी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात का कि कल जो उन्होंने काउंसिल में एक ऑर्डर पास किया कि पंचायत मेंबरान अगर किसी को कोई भी तकलीफ होती है या कोई भी हमारा बंदा शहीद होता है तो उसको 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमने कई बार डिमांड की थी, लेकिन एलजी साहब ने हमारी डिमांड को स्वीकार किया और ये ऑर्डर हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा कि इस ऑर्डर से पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा और कम से कम अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य शहीद होता है तो उस परिवार का दोबारा से खड़ा होना या उस परिवार को शांति मिलेगी और उस परिवार को थोड़ा सा इससे हेल्प हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। पंच सरपंच ही नहीं बल्कि जमीनी सतह पर काम करने वाले सियासतदान भी इस कदम का खैर मकदम कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह के और कदम उठाने की जरूरत है ताकि और भी लोग मेन स्ट्रीम से जुड़े। गांदरबल के बीजेपी के जिला सदर गुलाम हसन राथर का कहना है कि पंचों, सरपंचों और काउंसलरों को 25 लाख रुपए देने का फैसला काबिले सताइश है। मैं गुलाम हसन राथर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल फैसला किया है 5 सरपंचों को लेके कि हर एक 5 सरपंच काउंसलर को 25 लाख इंश्योरेंस कवर दिया जाए, हम इस स्टेप को सराहते हैं। एक बेहतरीन कदम है हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन साथ साथ में हम प्राइम मिनिस्टर गुजारिश करना चाहते हैं जितने की पॉलिटिकल लीडर्स हमारे यहाँ हैं उनके लिए भी ऐसी स्कीम लाई जाए ताकि और भी लोग जिनको हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस पे शक है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस में आना नहीं चाहते, ताकि वो भी आए और लोगों का काम भी हो जाए और हमारे देश का प्रगति हो जाए। तो यही गुजारिश हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, और इससे क्या होगा कि इससे लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। कश्मीर जोन के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि अगर कोई हमारा पॉलिटिकल वर्कर हो या हमारा सरपंच और पंच इनको धमकी मिलती हो तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने एसपी से मिले, उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। बाकी अगर किसी पॉलिटिकल वर्कर हो या कोई हमारे सरपंच पंच हो, कोई हो, अगर किनको स्पेशल थ्रेट मिलता है तो हम लोग अपील हरदम करते हैं कि अपने एसपी से मिलिए और उनको प्रोवाइड किया जाएगा। दरअसल ये फैसला कांग्रेस के सरपंच अजय पंडित की अनंतनाग जिले में दहशतगर्दों के गोली मारकर कत्ल कर देने के करीब 1 माह बाद लिया गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के एलजी ने जम्मू कश्मीर के नगर निकायों के सभी चुने हुए बीडीसी सदर, सरपंचों, पंचों और सभी अर्बन लोकल बॉडीज मेंबरान को 25 लाख के लाइफ इंश्योरेंस कवर को मंजूरी दी है, जिससे ये स्कीम अराकीन के परिवार के लोगों के लिए एक गारंटी के तौर पर काम करेगी ताकि उनके परिवार को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट। गांदरबल सरपंच पंच एसोसिएशन के सदर जनाब नजीर अहमद साहब की जानिब से एलजी गिरीश चंद मुर्मू का शुक्रिया अदा किया गया। नजीर अहमद ने कहा है कि पंचायत के मेंबरान लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलने से बेहद खुश हैं। दरअसल मिलिटेंसी के दौरान जो वाकयात होते हैं उस दौरान मौत होने पर यह लाइफ इंश्योरेंस कवर देगा, और जिसका ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, सरपंच और पंचों ने खुले दिल से इस्तकबाल किया। पूरे पंचायत मेंबरान की तरफ से मानी एलजी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात का कि कल जो उन्होंने काउंसिल में एक ऑर्डर पास किया कि पंचायत मेंबरान अगर किसी को कोई भी तकलीफ होती है
या कोई भी हमारा बंदा शहीद होता है तो उसको 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमने कई बार डिमांड की थी, लेकिन एलजी साहब ने हमारी डिमांड को स्वीकार किया और ये ऑर्डर हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है। दुनिया का सबसे ताकतवर जंगी तैयारा राफेल अगले 7 दिनों के बाद हिंदुस्तान पहुंचने वाला है और जराये के मुताबिक राफेल को हिंदुस्तान लद्दाख में एलएसी के पास तैनात कर सकता है। राफेल और एलएसी के मौजूदा हालात पर फिजाइया के टॉप कमांडर मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में राफेल की जल्दी तैनाती पर बातचीत हो सकती है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर गोली देखी है और आपकी फ्यूरी भी। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। आ रही है एलएसी पर चीन की मौत। सात दिन बाद चीन पाकिस्तान के छूटेंगे पसीने। राफेल की गड़गड़ाहट से गूंजेगा आसमान, कांपेगा चीन पाकिस्तान। क्योंकि 7 दिन बाद आने वाला है हिंदुस्तान में राफेल। लेकिन खबर ये नहीं कि राफेल भारत आने वाला है। असली खबर ये है कि एलएसी पर चीन की हिमाकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए राफेल की तैनाती की तैयारी की जा रही है। 27 जुलाई को दुनिया का सबसे ताकतवर जंगी तैयारा रफाल भारत आने वाला है। जराये के मुताबिक भारत एलएसी के पास राफेल जंगी तैयारों को लद्दाख में तैनात कर सकता है। 22 जुलाई को फिजाइया के टॉप कमांडरों की बैठक में एलएसी पर 6 राफेल जंगी तैयारों की तैनाती पर चर्चा हो सकती है। अगर भारत राफेल जैसे सबसे तेज और जदीद जंगी तैयारे को एलएसी के पास तैनात करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के इरादे साफ हैं। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। दरअसल भारत ने फ्रांस से खुसूसी इल्तिजा की थी कि उसे राफेल जल्दी चाहिए। इसके बाद फ्रांस ने भी डिलीवरी तेज करने का फैसला किया। जराये के मुताबिक फ्रांस पहले बैच में 4 राफेल की जगह 6 जंगी तैयारे 27 जुलाई को अंबाला की फिजाइया बेस भेज रहा है। राफेल जंगी तैयारे के आने के बाद हिंदुस्तानी फिजाइया की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 22 से 24 जुलाई तक भारतीय फिजाइया के 7 कमांडरों की बैठक होगी। बैठक की सदारत एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया करेंगे। इसमें मशरक़ी लद्दाख में एलएसी पर हालात का जायजा लिया जाएगा। रफाल जेट की तेजी से तैनाती और उसके ऑपरेशन पर चर्चा की जाएगी। रफाल की क्षमता बहुत है, वो कई जॉब्स कर सकता है एक साथ, चाहे वो लो लेवल रखी हो, हाई लेवल रखी हो, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन हो, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन हो, क्या कोई भी ये है, वेरियस टारगेट्स, वेरियस एम्यूनिशन, मेटियोर मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल, ये सारी की सारी वो डिप्लॉय कर सके। इस बीच भारत ने समंदर के रास्ते भी चीन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। बहरे हिंद में भी चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इसको देखते हुए अंडमान निकोबार में समंदर पर हिंदुस्तानी बहरिया अमेरिकी बहरिया के साथ जंगी मश्क कर सकती है। इस जंगी मश्क के लिए अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज यूएसएस निमित्ज बहरे हिंद में भेजा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 90 जंगी तैयारे और 3000 बहरी फौजी मौजूद हैं। यानी चीन को पैगाम साफ है, अपने तौसी पसंद मंसूबे को बंद करे, नहीं तो जमीन, आसमान और समंदर एक साथ तीनों महाज पर उसकी घेराबंदी शुरू हो गई है, जिससे बचना
चीन के लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में पीर की सुबह पीडीडी के एक मुलाजिम की मौत हो गई, जिसकी उम्र 45 बरस थी। दरअसल एक पीडीडी मुलाजिम यासीन कॉलोनी आरामपोरा में 11,000 किलोवाट लाइन की मरम्मत कर रहा था कि अचानक उसे बिजली का झटका लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पीडीडी मुलाजिम की पहचान सनाउल्लाह डार के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस स्टेशन सोपोर ने इस ताल्लुक से एक मामला दर्ज किया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। उधर पुलवामा के कास बयार गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर डांगरपुरा मोहल्ले में रहने वाले 13 साल के एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक मोबाइल पर पबजी गेम खेलते वक्त दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ और जिसमें बड़े भाई ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। खुदकुशी करने वाले लड़के की पहचान असरार अहमद वल्द फारूक अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। ये मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा था, तो जब बहुत देर तक ही खेल रहा था तो उसके पापा ने उसे कहा कि अब रुक भी जाओ, थोड़ा खाना खाओ और ज़्यादा मत देखो। तो उसने इसका मोबाइल छीन लिया और उसके बाद उसके पापा ने खाना खाकर मस्जिद शरीफ में गया है ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए। तो जब वो मस्जिद शरीफ से बाहर वापस आ गया तो उसने घर में बच्चे को नहीं पाया। तो उसने बहुत देर ढूंढा तो नहीं देखा। तो फिर ये अपने मकान के पीछे की तरफ गया और खिड़की से नज़र दे दी अपने कमरे में, तो वहाँ इसको फैन के साथ लटकता हुआ पाया। बारामूला जिले के तंगमर्ग में बाग में काम करने वाले 2 अफराद पर भालू ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों लोग शदीद तौर से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हरिवातनो गांव के 2 लोग मोहम्मद अकबर और शमीमा अपने बाग में काम कर रहे थे कि अचानक से उन पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे दोनों को शदीद तौर पर चोट आई है। जिसके बाद दोनों को एसडीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए SMHS अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर दोनों का इलाज जारी है। इलाके के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस तरह से मुसलसल बढ़ रहे हादसात पर लगाम लगाई जाए। तो मोहम्मद अकबर और शमीमा गिलवारा के, तो मोहम्मद अकबर जो है उनको काफ़ी सीवियर इंजरी है स्कल पे। उनका जो स्कल है वो काफ़ी एक्सपोज्ड है और उनका जो जॉ साइड है यहाँ पे तो वो पूरा एवल्सिड है। तो अब हमने उनको लाइन्स वगैरह लगा दी, ARVs लगा दी और ड्रेसिंग प्रेशर बैंडेज किया उनको और एक सर्जिकल कंसल्टेशन भी यहाँ पे करवा ली। और फिलहाल अब हमने उनको प्लास्टिक सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए स्किम्स रेफर दोनों को। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के जिला अस्पताल में गुज़िश्ता कई माह से एक्सरे मशीन खराब होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को एक्सरे कराने के लिए पुंछ या फिर राजौरी का रुख करना पड़ रहा है। लोगों ने एक्सरे मशीन खराब होने पर महकमे सेहत के तय नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि पूरा इलाका बॉर्डर के साथ लगता है, जहां पर आए दिन पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी होती रहती है और आजकल कोरोना के सबब मेंढर की 3 तहसीलों के लोग मेंढर के जिला अस्पताल में ही आते हैं, लेकिन एक्सरे मशीन नहीं होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि उन्हें मजबूरी में 500 रुपये देकर प्राइवेट एक्सरे की दुकानों पर जाकर एक्सरे कराने पड़ रहे हैं। वहीं मेंढर अस्पताल के BMO डॉक्टर परवेज खान के मुताबिक इस मशीन का एक पार्ट खराब है और इसी सिलसिले में उन्होंने महकमे के अफसरान से राब्ता कायम किया है। जो पेशेंट्स हैं उनको शिफ्ट किया जाता है अदर हॉस्पिटल में। तो पब्लिक जो है मेंढर की ये 3 तहसीलों की पब्लिक जो मेंढर, मनकोट और बालाकोट की सेक्टर की ये सफ़र होती है, या तो ये पुंछ में जाती है या राजौरी में इन्हें जाके अपना इलाज मलाजा कराना पड़ता है। इसलिए मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इस इशू पर डिस्कस किया जाए और यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ जो है मेंढर SDH में वो प्रोवाइड की जाए। मैं तो कहता हूँ कि जनाब या तो इसकी रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए बहुत जल्दी। जो है गवर्नमेंट इसको जो है हमें जो है एक्सरे मशीन प्रोवाइड करे और मैं BMO साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो जल्द अज जल्द अपने किसी फंड से या अपने किसी भी ज़रिए से जो है इस मशीन के स्पेयर पार्ट को रिप्लेस करें, ताकि हमारी गरीब आवाम इसे इस्तेफादा के बेनिफिट्स ले सके, वो सफ़र ना हो। हमारी जो एक्सरे मशीन है ये पिछले महीने से कुछ अचानक ही कोई फॉल्ट आया, ख़राब हो गई थी।
तो मेडिसिटी को जो भी है हमारी मेडिसिटी उसको मैं रिक्वेस्ट की थी, कॉल की थी, तो उनके जो टेक्निकल मैकेनिक हैं वो आए थे। तो उन्होंने एक बाद उसमें जो भी फॉल्ट था वो देखा तो रिपेयर करने की कोशिश की तो नहीं हुई। तो उसके बाद वो फिर दोबारा कोशिश करने के बावजूद भी नहीं, तो वो तो फिर 1 जुलाई को वो आए तो उन्होंने कहा कि इसका एक पार्ट जो है वो डैमेज है और ये पार्ट जो है दिल्ली वगैरह या दूसरी स्टेट से लाना पड़ेगा। जैसे भी इसको लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने आज भी लेटर लिखा और अभी मेरी बात हुई है और मुझे होप है कि विदिन 2 और 3 डेज जो हमारी मशीन जो है वो फंक्शनल हो जाएगी। गांधरबल के डीडीसी शफकत इकबाल ने महकमा देही तरक्यात की एक मीटिंग की सदारत की और जिसमें PMAY, मनरेगा, 14वें FC और SBM फंड के इस्तेमाल सहित अहम प्रोग्राम के तहत इसके कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में ACD गांधरबल, जिला पंचायत अफसर, BDO के अलावा BDC सदर शामिल हुए। जिले में पंचायत घर और CSC के पूरा होने पर ACD ने मीटिंग में बताया कि कई काम मुकम्मल हो चुके हैं और कई काम अभी बाकी है जो कि अगले फेज में किए जाएंगे। उधर बांदीपुरा जिले के हाजिन तहसील के सेरी हरी करनगुंड मुकदाम यारी के लोगों ने अल्तवा में पड़ी स्कीम को पूरा करने की अपील की है। लोगों का कहना है कि यहां पर एक सड़क को PMGSY के तहत मैग्नीमाइज किया जाना था लेकिन उसे मुकम्मल नहीं किया गया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे के मुलाजिम इस जानिब को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लिहाजा लोगों ने बांदीपुरा के DC से इस मामले में मदाखलत की अपील की है ताकि सड़क का अल्तवा काम पूरा किया जा सके। गो मुझे रोड पर प्रायर बोर्ड मीटिंग में मंजूर हाजन ता सिरहरी कारण गोंड कब गाँव मगर त्रा यह मुख थोक अड़वत चक महला वन तत पे योर वत तम कहें आया मे बोज बस तम सात कहें मे बोज है नसा मशीन अने योर ये दुख नसा तुम बराबर पॉइंट हावान बुथ जामिया मस्जिद ब्रोट कदलस तान स्टाफ पे जामिया मस्जिद ब्रोह तम सलमत अड़वत सोन गुजारिश यह दी रोड मुकम्मल कर एज पर एस्टिमेट स्टाफ अगर हावा तो जामिया ब्रोट तम क्या चल अड़वत पे। शोपियां में महकमा जंगलात को अहम कामयाबी हाथ लगी है जहां DFO शोपियां मोहम्मद अयूब सईद ने 4 लकड़ी स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 घोड़े 40 फीट लकड़ी जब्त की गई है। दरअसल रात में गश्त के दौरान FCR शोपियां ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल चारों स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और FIR दर्ज कर ली गई है। अब जल्दी ही पैसे के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा। DFO ने इंतबाह दिया है कि इस तरह के काम में मुलविस पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DFO ने यह भी कहा है कि हमने एक खुसूसी टीम की तश्कील दी है जो कि लगातार रात में गश्त कर रही है। पेंडेमिक में दौरान भी हम ड्राइव चल रहा है इविक्शन के खिलाफ, जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया था उसको हमने एक इविक्शन ड्राइव के तहत जो सारा ज़मीन जो था जंगल ज़मीन उसको हमने निकाला है। इसके साथ साथ ही हम नाइट पेट्रोलिंग हमारी जारी है। 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। जो 4 जो टिम्बर स्मगलर्स थे उनको हमने अरेस्ट करके पुलिस के हवाले कर दिया। जंगल के नज़दीक लोग रह रहे हैं या ओवरऑल जो यहाँ पे जो लोग हैं, अगर उनमें मेरी गुजारिश है कि ये जो जंगल हमारा कौमी सरमाया है इसको बचाने में हमारी मदद करें। जम्मू में बिजली की कटौती के सबब लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। एक तरफ गर्मी का मौसम तो दूसरा बरसात का मौसम, और बरसात के इस मौसम में गर्मी से पैदा होने वाली उमस से लोग बेहद परेशान हैं। अगर बात बिजली की जाए तो सिर्फ नाम के ही लिए बिजली आ रही है और जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो महकमा बिजली कई घंटों तक बिजली बंद रखता है। लोगों ने महकमा बिजली से अपील की है कि गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती ना की जाए। बिजली डिपार्टमेंट भी बदले ले रहा है और मौसम भी जो है वो हमें परेशान कर रहा है। ऊपर से कोरोना का प्रकोप है, बारिश होती है थोड़ी सी तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से जो बिजली वाले हैं, बिजली आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, कोई सिस्टम नहीं है। रात को बंद होगी तो रात को नहीं, सुबह आएगी, सुबह बंद होगी तो शाम को आएगी। तो ऐसे ही बिजली का भी ऐसे सिस्टम चल रहा है। दुकानदार ये दुकानों पर भी परेशानी होती, थोड़ी देर दुकानें खुलती हैं, कहीं इन्वर्टर चार्ज नहीं है, कभी ग्राहक भी परेशान होता है।
लाइट जहाँ पे लाइट का इंतज़ाम कोई है नहीं है। दिन में काफ़ी ज़्यादा कंटेनमेंट जहाँ पे चल रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं बिजली की वजह से। ना रात को बिजली है ना दिन को बिजली है। दिन को हमारा जो काम ही इलेक्ट्रिकल का है, जो जब लाइट ही नहीं होगी तो हमारे पास कौन सा कस्टमर हमारे पास आएगा। और घर में अगर जाते हैं बंद करके तो घर में भी परेशानी है, ना कोई पखा ऑन होता है, वोल्टेज बिल्कुल फ्लक्चुएशन कर रही है। इस प्रकार से मैं इस डिपार्टमेंट से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस कंटेनमेंट को ख़त्म किया जाए। बिल जो है वो कंटिन्यू जो है वो आ जाते हैं और ओवर, मुझे लगता है कि ओवर बिल भी आ जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस तरह 300 या 400 महीने का आएगा, लेकिन बिल उसमें ज़्यादा भी आ जाता है। लेकिन बिल अगर ज़्यादा आते हैं तो बत्ती ज़्यादा क्यों नहीं देती ये लोग? इनको बत्ती जो है वो ज़्यादा प्रॉपर देनी चाहिए। ये काम इनको पहले करना चाहिए। अगर बिल ये निकालने के लिए इनके अपने पास अगर ये बत्ती है, फिर लोगों को देने के लिए बत्ती क्यों नहीं है? रामबन के डलवास इलाके में रहने वाले 40 किसानों के कुनबे उजड़ चुके हैं। ना इनके पास रोजगार है और ना ही रहने के लिए घर है। खेती के लिए जो जमीनें इन पर थी, उन पर फसलों की जगह चट्टानों ने ले ली है। पेश एक रिपोर्ट। नजारा रामबन के डलवास इलाके का है, जहां के 40 कुनबों को नेशनल हाईवे के 4 लेन प्रोजेक्ट की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे ये टूटे हुए मकान खंडहर नहीं है, बल्कि किसी के ख्वाबों का वो आशियां है जो बिखर चुका है। पक्के मकान किसी तरह अब भी खड़े हैं, लेकिन कच्चे मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। क्या फर्श, क्या छत, क्या खिड़कियां और क्या दरवाजे, सब बराबर हो चुके हैं। दीवारों की दरारें कह रही हैं, होशियार, मैं कभी भी गिर सकती हूँ, मिट्टी में मिल सकती हूँ। घर तो नहीं बचे, मंदिर के देवताओं ने किसी तरह खुद का घर बचा लिया, लेकिन अहाते के खंबे कब तक खड़े रहेंगे कह नहीं सकते। तरक्की की कीमत एक बार फिर से गरीबों को ही चुकानी पड़ रही है। इलाके के लोग बता रहे हैं कि 28 मार्च को जब जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों और चट्टानों को चीरा जा रहा था, उसी वक्त उनकी नाराजगी का सामना मकामी लोगों को करना पड़ा। चट्टानें खिसकने लगी, लैंडस्लाइड हुआ और देखते ही देखते 40 मकान पत्तों की तरह बिखर गए। आनन फानन में इंतजामिया और सरकार की जानिब से ऐलान किया गया कि सभी मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा और उनके रहने का भी इंतजाम किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो आप इन लोगों की ज़बानी खुद ही सुन लीजिए। ये जो 28 मार्च को ये इधर लैंडस्लाइड आया था, तो उसमें हमारा घर भी पूरा डैमेज हो चुका है पूरा। लेकिन जो गवर्नमेंट ने इसके लिए डिज़ास्टर का जो पैसा देना था 1-1 लाख रुपया, वो सिर्फ कई चंद घरों को ही मिला है। लेकिन कुछ 5-6 फैमिलियां उसमें रह गई हैं, उनको अभी तक वो रिलीफ नहीं मिला है। ये लैंडस्लाइड जो हुआ, ये नेशनल हाईवे जो बन रहा था, तो उसकी वजह से ये कटिंग कर रहे थे। मैंने कई बार उनको कहा, कंपनी को, ये गैमन कंपनी इधर काम करवा रही थी, मैं कई बार नीचे जाता था, मैं कहता था ये काम ऐसे नहीं हो रहा है, आप यहाँ कंक्रीट वाल लगाओ तभी ये लैंडस्लाइड रुकेगा। इन्होंने 3-3 बार वो दीवारें लगाई, वो सिंपल दीवारें चढ़ाते थे, वो गिरती गई और हमारी ज़मीन धंसती गई। ऑलमोस्ट 40 to 50 हाउसेज जो हैं, पूरा ऑलमोस्ट आधा गांव, आप खुद भी देख सकते हैं कितनी सारी डिस्ट्रक्शन यहाँ हुई है। तो सारे के सारे अभी तक वो जितनी भी फैमिलीज हैं, सब के सब बेघर हैं। किसी को सरकार की तरफ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं मिले। यहाँ तक कि वो सब उस टाइम तो बड़ा कुछ कह गए थे कि रेंट देंगे, स्टडी आपको घर रहने के लिए कॉलोनीज बना के देंगे, लेकिन आज इतने महीनों के बाद भी अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। 28 मार्च 2020 को यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली पूरा विलेज ही चला गया था। 40+ फैमिलीज डैमेज के हाउसेस डैमेज हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी तक इनका कुछ नहीं किया है। हमने एलजी को भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी को भी हमने लेटर भेजा था, डीसी साहब को भी कई बार लेटर भेजे, लेकिन वो रिप्लाई तक नहीं करते हैं हमारी बात का। ऐसा नहीं है कि किसी को भी इस खतरे का अंदेशा नहीं था। मकामी लोगों ने काम कराने वाली कंपनी से गुजारिश की थी कि पहले गांव वालों के घरों और उनके खेतों की सेफ्टी को पुख्ता किया जाए, उसके बाद काम आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कंपनी को लोगों की जान से क्या मतलब,
कंपनी को खेतों में खड़ी फसल से क्या मतलब? कंपनी को तो मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक के नोटों से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंतजामिया के ओहदेदारान ने भी इनकी नहीं सुनी। हमें कहा चलो आपको रेंट दे देंगे, आप फिलहाल अभी स्कूलों में रहो, उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे। अभी तक हमें नहीं रेंट मिला, नहीं कुछ हमें रहने के लिए कोई जगह मिली, नहीं हमें अभी तक कोई पता नहीं चला है कि हमारी फाइलें बन रही हैं या क्या हो रहा है। न हादसे के पहले इनकी सुनी गई, न हादसे के बाद सुनी जा रही है। अपना घर बनाने में जिंदगी भर की कमाई झोंक देने वाले किसान पूछ रहे हैं कि इनके ख्वाबों का आशियाना तबाह हो चुका है। अब हम जाएं तो किधर जाएं? कब तक स्कूलों में रहें? कहाँ जाएं? किसान जानना चाहते हैं इस नुकसान की भरपाई कहां से करें। जिन किसानों ने लोन लेकर खेती की थी, अब वो कहां से पैसा लाकर कर्ज उतारें। हमने कोई कमाई की थी वो सारी इधर लगा दी है। अब हम कहां जाएंगे? क्या बचा है हमारे पास कि हम दूसरी जगह मकान बनाएंगे? कहां? ये पूरी फैमिलियां जो हैं बर्बाद हो गई हैं। लोगों की आवाज सुनकर इंतजामिया के ओहदेदारान ने वादा किया था कि सभी को मुआवजा दिया जाएगा, लोगों को रहने के लिए किराया भी दिया जाएगा। कुछ लोगों को मुआवजे की रकम 1-1 लाख रुपए दी भी गई, लेकिन कई लोगों को अभी तक ये रकम नहीं मिली है, न ही लोगों को किराया मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने टूटे हुए मकान में लौट चुके हैं और वहीं रह रहे हैं। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है इधर, नहीं कोई कंपनी वाले आ रहे हैं। कंपनी वालों ने तो हमारी जमीनों का जो एग्रीकल्चर लैंड बनी थी उसमें हमने जो कणक और सरसों लगाई थी, हमारे पास अभी प्रूफ है, हमने वीडियो बना के रखी है कि उन्होंने ऊपर मशीनें 15 मशीनें चढ़ा के वो हमारी जो गंदम थी वो नीचे सड़कों में गिराई। इतनी शिकायतों के बाद भी लोगों की उम्मीद सरकार और इंतजामिया से ही है। तभी तो वो अपील कर रहे हैं कि उनकी सुनी जाए, उनको फिर से बसाने और रोजी रोटी के इंतजामात किए जाएं। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो हमें रेंट उन्होंने बोला था कि हम रेंट पे करेंगे वो जल्दी से जल्दी दिया जाए, और हमें जितनी जल्दी हो सके हमारा आगे क्या प्रोसेस चल रहा है, हमारी कोई फाइलें बन रही हैं नहीं बन रही हैं, क्या आगे है और हमें किस जगह बसाएंगे, जल्दी से जल्दी इसकी कोई कार्रवाई। लोग तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, लोग 4 लेन हाईवे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आखिरकार वो तरक्की भी किस काम की जो किसी का बसा बसाया घर उजाड़ दे। तरक्की तो वो है कि जिसकी रफ्तार में सब एक साथ दौड़े। रामबन से जी मीडिया के लिए राजू केरनी की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कोरोना के सबब जम्मू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुषमा चौहान ने एडवाइजरी जारी की है। जम्मू में जुमे की शाम 6 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करने की बात कही गई है और कहा गया है कि बगैर जरूरत घर से नहीं निकला जाएगा। कोई भी अगर किसी बिला वजह अगर घर से बाहर निकलता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कोरोना के सबब जम्मू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुषमा चौहान ने यह एडवाइजरी जारी की है। जम्मू में जुमे की शाम 6 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जी मीडिया नुमाइंदे जतिंदर नूरा हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जतिंदर, आपसे जानना चाहेंगे 62 घंटे का ये लॉकडाउन रहेगा, और क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर मुसलसल जो कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए ये काबिले तारीफ कदम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। सर, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जिस तरह जम्मू के एरिया की बात करें, सबसे ज्यादा जो संक्रमण देखे गए हैं वो तालाब चलो एरिया में देखे गए हैं। उसके बाद गुजरात की बात करें या फिर संतरा मोड़ की बात करें, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद ग्रेटर क्लास की बात करें या सरकुटा नगर कुछ एरिया की बात करें, जहाँ से अधिकतर कोरोना वायरस के केस पॉजिटिव आने की वजह से सरकार संकट में फंस चुकी है कि क्या किया जाए। उसी को देखते हुए सुषमा स्वराज जम्मू डिस्ट्रिक्ट सुषमा चौहान जी ने एक एडवाइजरी निकाली कि जिस फ्राइडे को लेकर सोमवार तक सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इसका लॉकडाउन का पालन नहीं करता है उसके साथ सख्ती से पेश आ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। तो जतिंदर बता रहे थे हमको कि जो कोरोना के मामले हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है, और इसी के मद्देनजर डीएम ने ये फैसला लिया है और एडवाइजरी जारी की है कि सुबह 6 बजे से लेकर जुमे की जो शाम 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक पीर की लॉकडाउन रहेगा। तो कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर शोपियां के मिनी सेक्रेटरीट में नोडल अफसर शाहनवाज अहमद की जानिब से यहां पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट शोपियां के वॉलंटियर ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। और इस मौके पर बोलते हुए नोडल अफसर ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हर कोई परेशान कुन है, क्योंकि कोरोना वबा ने
हर किसी की जिंदगी को मुतासिर किया है। अगर आपके आसपास भी कोरोना का कोई मामला पाया जाता है तो फौरन तिब्बी महकमे से राब्ता कायम करें ताकि इस वायरस को बढ़ने से रोका जा सके। तो कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हजारों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और सबसे ज्यादा मुतासिर रेहड़ी पटरी वालों को होना पड़ रहा है क्योंकि उनका रोजगार ही खत्म हो गया है। अब ऐसे में लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए और बंद हो चुके उनके छोटे मोटे कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए सरकार ने मदद का ऐलान किया है। बेरोजगारों को फिर से काम मुहैया कराने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए का लोन देने की बात कही गई है और सरकार के इस पहल से इन गरीबों की कितनी मदद हो पाएगी फिलहाल ये कह नहीं सकते, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है। मोदी सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का मकसद कर्ज देने वाले इंस्टीट्यूशन को यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस मुहैया कराना है, जिससे वे रेहड़ी पटरी वालों की लोन एप्लीकेशन के सोर्सेज और प्रोसेसिंग कर सके। आपको बता दें कि मोबाइल ऐप के पहले सरकार ने इस स्कीम के तहत वेब पोर्टल की शुरुआत 29 जून 2020 को ही कर दी थी। जम्मू में अलग अलग कारोबार से जुड़े स्ट्रीट वेंडर को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने सरकार के इस पहल की काफी तारीफ की। बहुत बढ़िया बात है ये, बहुत हम तो हाथ जोड़ते हैं पर चलो गवर्नमेंट दिया है, अच्छा है भाई। चलो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत कोई थोड़ा 4 दिन का खर्च निकल जाएगा। किसी का लिया अभी लॉकडाउन में जितना खर्चा हुआ उधार ही लेना पड़ता, जेब से कहाँ, काम तो नहीं था। पर चलो जो गवर्नमेंट ने थोड़ी हरमत की है हमें, पर चलो 10,000 दे रहे हैं, हम भी बहुत उनका ही बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं भाई। चलो इतना भी हमें गरीब के लिए इतना ही बड़ा है, चलो अपना थोड़ा टाइम तो निकलता रहेगा। मतलब 10,000 रुपये से बनता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत काम चलाएंगे। लेकिन आगे भी वैसा को हालत मान जाए तो फिर भी गवर्नमेंट का फर्ज है काम करना हमारा। हर गरीब आदमी परेशान है, पब्लिक तो पूरी परेशान है, लेकिन गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। आजकल 10,000 रुपये में से महीने का खर्चा बनता है, लेकिन 10,000 तो 3 महीने का है। लेकिन वो भी लोन हो चाहे फ्री हो, वो तो गवर्नमेंट की मर्जी, लेकिन करना चाहिए। इतना भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आगे भी करें। कोरोना वायरस चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है, तो ये 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो इनके हम काम बढ़ाना चाहते हैं और काम काज हमारा बंद हो गया था, ठप हो गया, इसलिए हम काम काज बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं, 10,000 रुपये दे रही है। 10,000 मिल जाएगा सर, तो मेरे लिए भी इस लॉकडाउन में बहुत काम आ जाएगा। और एक्चुअली अभी तो काम धाम है नहीं है, बिल्कुल काम जीरो है। अभी बाजार का हालत बहुत बेकार है, खराब है। ये मनोज कुमार है जो रोड किनारे पोस्टर और छोटे बच्चों के लिए किताबें बेचते हैं। लॉकडाउन की वजह से इनकी दुकान बंद हो गई। 3 महीने घर पर बेरोजगार बैठने के बाद इनके पास इतनी भी रकम नहीं बची कि अपना कारोबार फिर से शुरू कर सके। 3 महीनों तक अपना और कुनबे का पेट भर पाना भी बड़ा चैलेंज था। कारोबार के लिए भला पूंजी कहां से बचा पाते। जब लॉकडाउन में ढील दी गई तो उन्होंने कामकाज फिर से शुरू करने के लिए किसी से कर्ज लिया। अब जब सरकार की जानिब से 10,000 का लोन मिल रहा है तो मनोज जैसे छोटे कारोबारियों को दूसरों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोज का कहना है कि सरकार को आसान किस्तों में पैसे चुकाने हैं, इसलिए काम चलने के साथ सरकार का पैसा भी लौटाता रहूंगा। ये स्टेप तो बहुत अच्छा है, हमारे बारे में भी सरकार ने सोचा है। हम 3 महीने से बिल्कुल घर में ही बैठे थे, अभी भी काम तो चल नहीं रहा है। जो पैसे थे वो तो ख़त्म हो गए। अब हम लोकल ही माल खरीद रहे हैं। आगे बाहर दिल्ली से माल लेने जाते थे, अब लोकल उधार माल लेके हमने माल डाला है। अब उनके पैसे हमारे सिर पे चढ़े हुए हैं, वो मुकाने हैं हमने। ये सरकार ने जो पैसे हमें 10,000 दिए वो तो अच्छा स्टेप है। अब अभी तो काम तो है नहीं है, पैसे जब आते हैं लोगों के मुकाएंगे, जब काम चलेगा हम सरकार के वापस देंगे। राजेंद्र कुमार फूल के कारोबारी हैं। लॉकडाउन के पहले माल खरीदने के लिए इन्हें आसानी से लोन मिल जाता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद कोई कर्ज देने को तैयार नहीं। राजेंद्र सरकार के शुक्रगुजार है कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब सरकार की मदद लेकर कारोबार चला सकते हैं।
इतनी प्रॉब्लम आई कहने की बात नहीं है। काम धंधा बिल्कुल जीरो हो गया। खाने के जहाँ तक कि खाने के अब लाले पड़ गए हैं भैया। माल जहाँ से रहे माल वो पहले तो चलो उधार देते थे, अब वो उधार भी नहीं दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सरकार जो हमारी मनोकामना पूरी कर दे। हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार के कि जो उन्होंने हमारे लिए गरीबों के लिए रेडी फड़ी वालों के 10-10 का जो पैकेज निकाला हुआ है। अब आपको समझाते हैं कि पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या। लॉकडाउन की वजह से दुकानदारों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इनके रोजगार पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इस स्कीम का मकसद रेडी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए की स्कीम रखी है। इसके लिए कोई सख्त बंदिशें नहीं होगी। जरूरतमंदों को आसानी से 10,000 तक का लोन मिल जाएगा। लोन मिलने के बाद स्ट्रीट वेंडर अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। 10,000 के लोन को हर महीने आसान किश्तों में चुकाया जा सकता है। सरकार की जानिब से लोन अप्लाई करना आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।